Hello everyone, my name is Dr. Rajni Bansal. Welcome to my YouTube channel. In today's class, we will discuss semi-empirical mass formula to find out the binding energy of the nucleus. This topic is very important for your CSI NET and GATE exam as well as for IIT JAM students. So I will say that this topic is very important for BSc students and MSc students, both students. तो यहाँ पे वी विल डिस्कस कि हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस यूजिंग सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर. ये हम अपने बीएससी में भी हमने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, और हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा. ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि 12th क्लास बीएससी और मास्टर्स क्लास में हमने पढ़ा होगा. तो बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस and it consists of proton and neutron, right? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे आर टाइटली बाउंड विद सम विद न्यूक्लियर फोर्स. वो न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से टाइटली बाउंड होते हैं. तो हमें वी रिक्वायर सम एनर्जी टू सेपरेट आउट दीज न्यूक्लियंस अपार्ट. कि हम इन न्यूक्लियंस को सेपरेट आउट करना चाहते, तो वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हम कितना एनर्जी दें कि आपके जो न्यूक्लियंस है वो सेपरेट आउट हो जाएं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, राइट? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द नोटेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. E रिप्रेजेंट एनर्जी एंड B इज द बाइंडिंग एनर्जी. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. सपोज आपके पास यू हैव अ न्यूक्लियस समथिंग लाइक दिस. तो हियर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A माइनस Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. This is the number of neutron and Z is the number of proton, राइट? तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेमी एम्पेरिकल जो मास फॉर्मूला है उसके अंदर हम उसकी हेल्प से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि दिस इज अ फॉर्मूला टू सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला. तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर यू कैन सी कि इट डिपेंड्स ऑन द 5 फैक्टर्स. दिस इज फैक्टर 1, दिस इज फैक्टर 2, दिस इज 3rd, this is 4th and this is 5th. It depends on the 5 terms. तो यहाँ पे अभी हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले कि what are the name of these factors and what are the physical significance, कि हम कैसे निकालेंगे. और बेसिकली इस जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द वॉल्यूम एनर्जी टर्म. फैक्टर फर्स्ट इज द वॉल्यूम एनर्जी टर्म, दैट इज वॉल्यूम एनर्जी. फैक्टर सेकेंड इज सरफेस एनर्जी टर्म. This is surface energy. Factor 3 is Coulomb energy, Coulombian energy. Factor 4th is asymmetry energy. And factor 5th is pairing energy term. Pairing energy. तो यहाँ पे वी कैन सी कि आपका जो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है, इट डिपेंड्स ऑन 5 एनर्जी टर्म: वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कोलम्बियन एनर्जी टर्म, एसिमेट्री एनर्जी टर्म एंड पेयरिंग एनर्जी टर्म, राइट? और यहाँ पे जो ये आपका AB, दिस इज AB, here is AB, AS, AC, AA and AP. These are the constant coefficients. They have certain values. तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB. AB इज अ वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट having value 40 mega electron volt. AS is a surface energy coefficient that is having value 70 mega electron volt. इसी तरह से आपका AC का वैल्यू 0.7 mega electron volt रहेगा. A का वैल्यू 22.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा. एंड व्हाट अबाउट AP? AP will have value 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इनका जो वैल्यूज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इनकी जो वैल्यू रहेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी. अगर और सेकेंड आपका जो डिपेंडेंस है, अगर हम यहाँ देखें तो जो आपका सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है पूरी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन A. A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर. Z हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर. और A हमारा क्या है? A इज द मास नंबर. तो अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए कि कोई भी न्यूक्लियस आपके पास गिवन है और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? वी शुड हैव नॉलेज ऑफ
जेड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और ए का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज हमें लर्न होनी चाहिए, तो वी कैन एबल टू सोल्व दैट न्यूमेरिकल। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि सपोज आई हैव एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास तो न्यूक्लियस है एंड इट हैज एटॉमिक नंबर इसका इट हैज 20, एंड व्हाट अबाउट मास नंबर, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 40। एंड आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपने ए का वैल्यू पुट करना है, जेड का वैल्यू हमारे पास है, और जो अदर कांस्टेंट टर्म्स हैं ऑल दीज कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, या तो न्यूमेरिकल में आपके पास गिवन होगा कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो आपने वो यूज करनी है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है तो यू शुड यूज दिस, बाय डिफॉल्ट यू शुड यूज दिस कांस्टेंट टर्म्स, राइट। तो ये कांस्टेंट टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म्स। कई बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, ये थोड़ा लेंथी रहता है, इसके चांसेस कम रहते हैं आने के। उसके बाद दिस इज द वन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दैट कैन कम इन योर एग्जाम। उसके बाद हमारे पास ये जो हमने लिखे हैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, ये जो 5 टाइप्स की जो टर्म मैंने लिखी हैं, इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टर्म्स। कि यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिकली जैम में, जैम आईडी जैम में गेट में जो क्वेश्चंस यहाँ से आता है वो इनकी डिपेंडेंस पे आता है कि व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम एनर्जी टर्म का ए पे क्या डिपेंडेंस है, व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ सरफेस एनर्जी टर्म ए के ऊपर इनका डिपेंडेंस क्या है, तो वो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो उसके लिए आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये हमने कैसे निकाली है। तो स्टार्ट विद वॉल्यूम एनर्जी टर्म। जो हमारा वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, सो वॉल्यूम एनर्जी के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिपेंडेंस किसके ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज द मास नंबर हियर, राइट। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम एनर्जी निकालना है। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो आपका न्यूक्लियस होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, और उसका जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, और मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो वॉल्यूम एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ई इज द एनर्जी एंड वी इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी ए वी इनटू ए। तो दिस इज द वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म के अंदर आपको याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, मास नंबर के प्रोपोर्शनल रहता है, और इसका जो वैल्यू होगा वो ए वी इंटू ए रहेगा। ए वी का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे इसका जो साइन है दैट इज पॉजिटिव। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो दैट ऑलवेज इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम टर्म्स की बात करें तो इन सबके आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये जो टर्म्स है ये क्या करेंगी, दे विल रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन जो आपका वॉल्यूम एनर्जी टर्म है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है वो बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या देयर विल बी नो चेंज। तो इट ऑलवेज इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और इसका डिपेंडेंस भी पूछा जाता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। सेकेंड आपका आता है सरफेस एनर्जी। सेकेंड इज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी टर्म, surface energy term depends upon the surface area. It depends upon the surface area of the nucleus. It depends upon the surface area of the nucleus. And you know कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, spherical in shape होता है। इसका जो शेप होता है that is spherical in shape। तो surface area of the sphere का surface area क्या होता है, 4 pi r square। दिस इज 4 pi r square। तो यू कैन से कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है ES is directly proportional to surface area of the nucleus, where nucleus is in spherical in shape, so 4 pi into r square, where r is the radius of nucleus, r is the radius of nucleus। और ये आपको रिलेशन याद रखना कि जो रेडियस होता है r नॉट a की पावर 1/3,
रेडियस क्या होता है, आर नोट इज अ कांस्टेंट, और ए क्या है यहाँ पे मास नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो व्हाट यू कैन से हियर कि आपका जो ई एस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं तो दैट इज ए एस एंड हेयर इज 4 पाई ए एस 4 पाई आर की वैल्यू हमने रखी आर नोट ए की पावर 1/3, इसका स्क्वायर होगा। तो ये सारी टर्म्स दैट इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो व्हाट यू विल सी इसको सबको हम एएस के अंदर इंक्लूड कर देंगे और इसका डिपेंडेंस क्या रहेगा, ए की पावर 2/3। तो जो आपका सरफेस एनर्जी टर्म है दैट डिपेंड्स अपॉन मास नंबर, और उसका जो मास नंबर का जो वैल्यू होगा दैट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3, राइट। तो कई बार पूछा जाता है कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है, सरफेस एनर्जी टर्म के अंदर जो मास नंबर की डिपेंडेंस है वो किस को क्या डिपेंडेंस रहेगी, ए की पावर 1/3 होगा, या ए की 2/3 होगा, या ए की -2/3 होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। तो आंसर विल बी ए की पावर 2/3, राइट। दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जाम। सेकेंड, यहाँ पे आप देखते हो कि नेगेटिव साइन, देर इज अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बिकॉज अगर हम इसको समझना चाहें कि सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दे आर टाइटली सेंटर के अंदर, और कुछ प्रोटॉन न्यूक्लियस यहाँ भी पड़े हैं सरफेस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जो आपके सेंटर के ऊपर जो न्यूक्लियस पड़े हैं दे आर टाइटली बाउंड, दे हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एज कंपेयर टू न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस। कि जो सरफेस के ऊपर जो न्यूक्लियस हैं दे हैव लेस nuclear interaction as compared to nucleons which are present at the center. So what will happen कि जो आपके nucleons, these nucleons which are present at the surface, they will provide a force against the nuclear force। कि यहाँ पे जो ये nucleons इनके against एक force लगाएंगे, excessive force होगा against, and that will reduce the binding energy, that extra force that will reduce the बाइंडिंग एनर्जी। जो सरफेस के ऊपर जो न्यूक्लियस हैं दे विल डू सम वर्क अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स, ये कुछ वर्क करेंगे अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स जो सेंटर के ऊपर पड़े हैं, तो वो दैट इज एक्स्ट्रा एनर्जी। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो आपका सरफेस एनर्जी, आपको क्या माइंड में रखना है कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है, सरफेस एनर्जी टर्म, उसकी जो डिपेंडेंस होती है वो डिपेंडेंस क्या है, दैट इज ए की पावर 2/3। ये कई बार पूछा जाता है कि सरफेस एनर्जी टर्म की डिपेंडेंस क्या रहेगी, ए की पावर 2/3 रहेगी, और ये क्या करेगी, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, रिड्यूस बाइंडिंग एनर्जी। दीज आर द टू की पॉइंट्स रिलेटेड टू सरफेस एनर्जी टर्म, राइट। तो ये कई बार आपका गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आई विल डिस्कस 3 to 4 न्यूमेरिकल्स दैट कम्स इन योर एग्जाम रिलेटेड टू दिस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, राइट। उसके बाद हम थर्ड उस पे आते हैं, थर्ड फैक्टर इज द कोलम्बिन एनर्जी टर्म। तो जो कोलम्बिन एनर्जी टर्म है basically that depends upon the interaction between the proton inside the nucleus। कि आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इट हैज न्यूक्लियस दैट प्रोटॉन भी रहेंगे एंड इट हैज न्यूट्रॉन भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये जो टर्म जो जनरेट हुई है दैट इज ड्यू टू कोलम्बियन फोर्स एंड दैट बिटवीन द प्रोटॉन्स, और जो कोलम्बियन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स क्या होगा, दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो जो आपका प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, रिपल्सिव होंगे, तो दे स्टार्ट टू रिपेल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, दे विल रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वो क्या होना चाह रहे हैं, सेपरेट आउट होना चाह रहे हैं, और सेपरेट आउट होना चाह रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारा बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपका टर्म नेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब इसका जो फैक्टर्स है कि इसकी डिपेंडेंस किस जेड पे कितना डिपेंड करेगा और ए पे डिपेंड कितना करेगा, तो वो हम कैसे समझेंगे कि आपका जो 12th क्लास में आपने चैप्टर नंबर जो आपका यूनिट 1 है रिलेटेड टू चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फॉर्मूला में यहाँ डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, दैट इज 3/5 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इन योर यूनिट 1 इन 12th क्लास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या है, चार्ज, और आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करें तो आर विल बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और यहाँ पे हम किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन से न्यूक्लियस की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन कितने होते हैं, Z is the represent the number of protons। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, Z is the number of proton। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज हो जाएगा, E, तो Z into E। और सेकंड पे भी हमारा क्या होगा, Z into E, उसको हम Z की जगह Z-1 into E भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन से 3/5 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z into Z-1 E स्क्वायर अपॉन R का वैल्यू मैंने बताया R नॉट A की पावर 1/3, राइट। तो यहाँ व्हाट यू कैन सी, अगर हम जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड लिख दें, कि आपका जो कूलम्बियन एनर्जी टर्म है दैट इज 3/5 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R नॉट Z into Z-1 into A की पावर 1/3, and this complete term is treated as a constant, and इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कूलम्बियन कांस्टेंट, AC। AC का हमने नाम दिया। तो ये जो व्हाट यू कैन से कि आपका जो EC यहाँ पे क्या आ गया, EC इज इक्वल टू AC Z into Z-1 A की पावर 1/3। दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ Coulombian energy term on Z and A। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम कमिंग लेक्चर के अंदर सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। तो उसके अंदर ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, तो ये आपको डिपेंडेंस भी पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, कि हाउ टू कैलकुलेट द कोलम्बियन एनर्जी फैक्टर। तो वो कहाँ से निकाला, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो टर्म आपका ये रहता है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंस देख सकते हो कि Z into Z-1 अपॉन A की पावर 1/3, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसिमेट्री एनर्जी टर्म। एसिमेट्री के अंदर डिपेंड करेगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि बट हाउ मच डिफरेंस सपोज आपके पास, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एसिमेट्री टर्म, इट विल डिपेंड अपॉन difference between proton and neutron। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कितना डिफरेंस है इन एनी न्यूक्लियाई। सपोज यू हैव एनी न्यूक्लियाई, इफ आई टॉक फॉर ऑक्सीजन, तो here नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 8, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है 8। तो देयर इज नो सिमेट्री, सॉरी देयर इज नो एसिमेट्री, so that nuclei is completely symmetric in nature, means that is highly stable, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हैं, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर डिफरेंस ज्यादा होगा तो दैट न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। वो न्यूक्लियाई हम क्या बोलेंगे, दैट न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। इफ आई टॉक फॉर यूरेनियम, अगर हम यूरेनियम की बात करें 92 to 38, तो इट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 92, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 146, राइट। तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस की बात करें तो इट हैज वेरी लार्ज वैल्यू, राइट। तो जितना हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो हमारा जो एसिमेट्रिक वाला जो टर्म है वो बढ़ता जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो डिपेंडेंस होगी दैट इज जो आपका एसिमेट्री टर्म है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसका डिपेंडेंस ये रहेगा। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो जेड है, जेड को हम क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ए माइनस जेड होता है। तो हमने फॉर्मूले को ए माइनस जेड के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड, और पी की जगह हम जेड लिख सकते हैं। तो व्हाट यू कैन से ए माइनस टू जेड, तो इसका जो डिपेंडेंस रहेगा ए माइनस टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, राइट। ये भी आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि एसिमेट्रिक आ रहा है, स्टेबिलिटी उसकी ब्रेक हो रही है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपका जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी सिमेट्रिक ब्रेक होगा, न्यूक्लियस की सिमेट्री ब्रेक होगी तो देयर इज अ रिडक्शन इन द बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, ये भी हमारा बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग एनर्जी टर्म के अंदर यहाँ पे भी वी हैव टू यूज, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या ये फैक्टर जीरो रहेगा, ये वैल्यू क्या क्या रहेगी, -1। इट डिपेंड्स अपॉन द पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, कि आपका जो न्यूक्लियस है वो इवन इवन पेयरिंग है। यदि आपके पास इवन इवन पेयरिंग है और ओड ओड पेयरिंग है, और यू कैन से अगर आपके पास न्यूक्लियाई ओड इवन एंड अनदर केस इज इवन ओड, right? Even nuclei means कि that nuclei has number of protons भी even है and number of neutrons भी उस nuclei के अंदर even होंगे, तो that is most stable nuclei, वो nucleus क्या रहेगा, सबसे stable रहेगा। और वहां पे जो आपका ये वाला टर्म है, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। सेकेंड, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों क्या है, नेगेटिव है, सॉरी ओड है, तो दैट इज लेस स्टेबल। मिनिमम स्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे जो ये टर्म है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड है, न्यूट्रॉन इवन है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन एंड न्यूट्रॉन ओड है, तो दैट वैल्यू विल बी जीरो। यहाँ पे ये जो टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या रहेगी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, राइट। तो ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है, पेयरिंग एनर्जी टर्म डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, इनकी डिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका वॉल्यूम एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस क्या रहेगा, सरफेस एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस क्या रहेगा, कूलम्बियन एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस क्या रहेगा, एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस क्या रहेगा, राइट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके गेट एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, द asymmetry term in semi empirical mass formula is due to, जो अभी हमने डिस्कस किया है एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। It depends on non-spherical shape of nucleus. Second, non-zero spin of the nucleus. Non-zero spin of nucleus. Third is unequal number of proton and neutron inside the nucleus. And last is none. तो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म है दैट इज ए
और वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि उनके अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म हमारा ज्यादा रहेगा और वो स्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो दैट इज ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो भी आपके गेट एग्जाम में आया कि इन सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, in semi empirical mass formula, surface energy term depends upon we have four option: a की पावर 1/3, a की पावर 2/3, a की पावर -2/3, a की पावर डायरेक्ट a। तो which will be the correct answer? तो करेक्ट आंसर विल बी a की पावर 2/3। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सरफेस एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस मास नंबर पे क्या रहेगा, a की पावर 2/3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके पास ES गिवन है। ES इज अ सरफेस एनर्जी टर्म in numericals. ES is given as a surface energy term per nucleon, per न्यूक्लियन आपके पास सरफेस एनर्जी टर्म गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द surface energy term for aluminum nuclei having atomic number this and mass number 27 and zinc nuclei having 3064। इनका रेशियो आपसे पूछा गया है और यहाँ पे ये सरफेस एनर्जी टर्म ना देके आपके पास क्या गिवन है, सरफेस एनर्जी टर्म पर न्यूक्लियन गिवन है एंड यू हैव फोर ऑप्शन। रेशियो इज 2:3, 3:2, 4:3 and 1:1। you have four option, right? तो how to solve this numerical? तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, सरफेस एनर्जी टर्म पे जाएंगे। सरफेस एनर्जी टर्म गिवन है, सरफेस एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस हमें पता है कि जो सरफेस एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3 पे डिपेंड करती है, राइट? अब यहाँ पे सरफेस एनर्जी टर्म पर न्यूक्लियन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, a होता है, दैट इज अ मास नंबर। तो सरफेस एनर्जी अब यहाँ पे डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a, राइट? डिपेंडेंस आपकी इस तरह से हो जाएगी। अब हमने इनका रेशियो निकालना है तो एल्युमिनियम के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू एल्युमिनियम के लिए कितना रहेगा, 27 फॉर एल्युमिनियम न्यूक्लियाई। और अगर हम जिंक न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 64 है। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, दैट इज रेशियो हमें निकालना है। तो 27 का पावर 2/3 अपॉन 27 एंड हियर 64 का पावर 2/3 अपॉन 64। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन से 3 का पावर 2/3 अपॉन 27 एंड हियर इज 64, 4 का पावर 2/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल एंड हियर 4 की पावर 3 हम लिख सकते हैं ना, एंड हियर इज 3 की 3, तो ये कैंसिल हो गया। जस्ट अ मिनट, आई गोट अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे हम 27 को हाउ यू कैन राइट हियर, 27 को वी कैन राइट 3 की पावर 3 और यहाँ पे कितना है 2/3 है अपॉन 27 एंड हियर 4 की पावर 3 इंटू 2/3 एंड हियर इज 64। तो ये टर्म कैंसिल, तो हियर इज 9/27 एंड हियर इज 64 अपॉन 16, राइट? So ratio will be 4:3. This is the correct ratio for aluminum and zinc nuclei for surface energy per nucleon. अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जस्ट मैं इसको रिमूव कर देती
फाइंड द सरफेस एनर्जी, ES यहाँ पे पर न्यूक्लियन ना गिवन होके सरफेस एनर्जी टर्म गिवन होता तो हमारे पास रेशियो क्या आता, क्या रेशियो सेम आता है या डिफरेंट हो जाता, लेट मी चेक। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिपेंडेंस ओनली किसकी रहती, सी का डिपेंडेंस रहता, हम मास नंबर से डिवाइड नहीं करते क्योंकि पर न्यूक्लियन नहीं गिवन है। तो आपके पास न्यूमेरिकल में सीधा व्हाट यू विल डू, आप क्या करते, जस्ट आप क्या करते 27 का पावर 2/3 और यहाँ पे 64 का पावर 2/3, तो यहाँ पे क्या आ जाता 3 की पावर 3 इंटू 2/3 एंड हेयर इज 43 इंटू 2/3। तो ये टर्म कैंसिल हो जाते तो रेशियो विल बी 9:16। तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज आता, आंसर विल बी 9:16 अगर सरफेस एनर्जी टर्म का रेशियो पूछा होता। लेकिन हर एक न्यूमेरिकल को हमने केयरफुली रीड करना है कि यहाँ पे ये सरफेस एनर्जी टर्म ना देके सरफेस एनर्जी टर्म पर न्यूक्लियन गिवन था, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, मास नंबर से, राइट। तो न्यूमेरिकल इजी था, बस थोड़ा सा चेंज किया था कि ES का हमारा जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा चेंज हो गया था क्योंकि हमने किसकी बात की थी, पर न्यूक्लियन की टर्म में आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो हर एक न्यूमेरिकल को हमने केयरफुली रीड करना है एंड देन स्टार्ट टू सोल्व दैट न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपके पास क्या गिवन है, न्यूक्लियर रेडियस है, इफ न्यूक्लियर रेडियस फॉर एल्युमिनियम न्यूक्लियाई का आपके पास न्यूक्लियर रेडियस गिवन है 1327, इसका न्यूक्लियर रेडियस इज 3.6 फर्मी। न्यूक्लियर रेडियस आपके पास गिवन है, आपसे पूछा गया फाइंड न्यूक्लियर रेडियस फॉर कॉपर, दैट इज कॉपर 64। कॉपर के लिए हमें क्या बताना है, रेडियस निकालना है, न्यूक्लियर रेडियस। अब न्यूक्लियर रेडियस के अंदर भी आपको डिपेंडेंस पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर रेडियस, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो यहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम के केस की बात करेंगे, फॉर एल्युमिनियम A का वैल्यू हमारे पास गिवन है 27 एंड R आपके पास गिवन है 3.6 फर्मी, राइट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3.6 दैट इज इक्वल टू R नॉट एंड हियर इज 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो दैट इज 3R नॉट। तो 3R नॉट दैट इज इक्वल टू 3.6। अब हमसे पूछा क्या गया है, वी वांट टू कैलकुलेट फॉर कॉपर, कॉपर के लिए हमसे पूछा गया है, तो कॉपर के लिए A का वैल्यू वी हैव 64, फॉर्मूले के अंदर हमें वी रिक्वायर 2 पैरामीटर्स, एक तो हमें R नोट का वैल्यू पता होना चाहिए, एक हमें A का वैल्यू पता होना चाहिए। तो A का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, R नोट हमारे पास कांस्टेंट है तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, R नोट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 1.2 आ गई। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू 1.2, 64 है तो 4 पावर 3 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर विल बी 4.8 फर्मी, आंसर विल बी 4.8 फर्मी। न्यूक्लियर रेडियस पे भी काफी बार क्वेश्चन आता है, तो जस्ट आपने ये फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, राइट। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल और है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एनर्जी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूले में जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है उनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जेम में भी क्वेश्चन बनता है और आपका गेट में भी बनता है। तो जैसे अगर यहाँ हम देखें, आपके पास क्वेश्चन आया हुआ कि यू हैव अ न्यूक्लियस, आपके पास ऑक्सीजन न्यूक्लियर गिवन है और इस न्यूक्लियस के अंदर R इज द रेडियस, R इज द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड V इज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस, राइट। हैविंग वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना गिवन है 4/3 पाई R नॉट क्यूब। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अनदर न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई है X 54 128, इसका वॉल्यूम क्या होगा।
राइट आपके पास इसका इस वाली न्यूक्लियाई का वॉल्यूम V गिवन है और इसका हमसे पूछा गया यू हैव 4 ऑप्शन दैट इज 2V V की टर्म में है आपके पास आंसर 7V और 1.83V क्योंकि V हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ द V इज द वॉल्यूम ऑफ V इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई और हमें इस न्यूक्लियाई का आपसे पूछा गया है तो यू नो कि आपका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 आर नोट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो और आर का वैल्यू हमारा किस पे डिपेंड करता है आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 मैंने अभी न्यूमेरिकल सोल्व किया तो हम सीधा रख सकते हैं आर नोट ए की पावर 1/3 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा तो दैट इज अगर हम ए पे डिपेंडेंस देखें तो डायरेक्ट डिपेंडेंस क्या हो जाती है ए इसकी डिपेंडेंस अगर हम ए पे देखें इसकी डिपेंडेंस क्या आ गई ए की पावर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू नो कि आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है ए के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एनर्जी टर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मास नंबर के प्रोपोर्शनल थी और मास नंबर हमारा क्या आता दैट इज ए तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना है अगर हम वी की बात करें जब वी की बात है तो हमारा जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म कितना है 16 और V2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 128 है तो हमें V2 निकालना है V2 बाई V1 दैट इज 128/60 V1 V2 का वैल्यू कितना आ गया 8 इंटू V1 और V1 हमारा क्या है V है तो आंसर विल बी 8V आंसर विल बी 8V क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर आई है ए पे इसकी डिपेंडेंस आई है तो ये डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा मास नंबर पे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा 16 और यहाँ पे इसका ये क्या होगा 128 तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम क्या है V तो आंसर विल बी 8V राइट तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में कि सरफेस एनर्जी टर्म का डिपेंडेंस पे न्यूमेरिकल वॉल्यूम एनर्जी टर्म के डिपेंडेंस पे कोलम्बियन एनर्जी टर्म के डिपेंडेंस पे एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म के डिपेंडेंस पे राइट तो आफ्टर दैट आपका आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला वहां पे आपका नेट का क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला तो यहाँ पे वी हैव 3 to 4 एप्लीकेशन की हाउ टू कैलकुलेट द मास डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई second we will calculate the radius of mirrored nuclei and how to find out the most stable isobar तो यहाँ पे इन तीनों एप्लीकेशंस पे आपका नेट में क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मास डिफरेंस ऑफ द मिरर न्यूक्लियाई हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई and how to calculate the most stable isobar so that we will discuss in next lecture so thank you so much for today lecture